हम बात कर रहे थे कि अगर आप डिमांड के दो तरीके हैं, एक तो डिमांड का जो मैंने बताया कि जी आप पीछे से कस्टमर से शुरू करें, रिटेल दुकानदार जो है आपका, रिटेलर कस्टमर ने रिटेलर को बताया, रिटेलर ने होलसेलर को, होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से जो है प्रोडक्शन, मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्शन के पास आया और सर आप करते चले गए, और उसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि इसमें ओवर डिमांड हो जाती है। ओवर डिमांड किस वजह से हो जाती है कि जी दुकानदार ने ऑर्डर दे दिया, आपने उसने रिटेलर ने उसी हिसाब से बढ़ा के दे दिया, वो तो कंपनी जो ज्यादा उस पे चली जाती है ये सोचे समझे बगैर, तो उसके अंदर फिर प्रॉब्लम आ जाती है और उसको मैनेज करना। सप्लाई चेन में ये कहा जाता है कि अगर आपकी जो डिमांड आपको मिली है, फोरकास्ट मिली है, फोरकास्ट अगर 5% प्लस या 5% माइनस होगी तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ सेफ्टी स्टॉक आप उसको मैनेज कर लें। लेकिन 5 से 6 या 6 से 7 ये एक्सपोनेंशियली आपकी सप्लाई चेन पे प्रेशर डालता है। तो जितनी डिमांड फोरकास्टिंग अच्छी होगी, सप्लाई चेन उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकेगी, और ना ही कोई ड्राई आउट होंगे, ना ओवर स्टॉकिंग होगी कि आपके पैसे फंस जाएं। ये एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है जो बताती है कि सप्लाई चेन के अंदर ना मतलब अगर आपने गलती कर दी ना तो एंड वाला जो है ना उसके देखें क्या होगा, यानी जो तीसरे नंबर पे जो सप्लायर है ना उसका क्या असर होगा। आपकी गलती तो नजर जो आ रही है ना, डिमांड सिग्नल जो है वो तो 2 4 5% की, लेकिन एंड वाले का बेड़ा गर्क हो जाएगा। सिमिलरली आप ये देखें कि ओवर ऑर्डर से क्या होता है कि वो सारा जाके जो एंड वाले के ऊपर प्रेशर होता है, विप जो है शुरू होता है, कस्टमर जो आपका विप है उसने करना शुरू किया, हर चीज बढ़ती, ओवर ऑर्डर होते 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 और पूरी चीजों का बेड़ा गर्क हो जाता है। इसको हम बुल विप इफेक्ट कहते हैं कि होना ना, आपने देखा होगा बैलगाड़ी वाले के पास, एक गधे गाड़ी वाले के पास एक डंडा सा होता है, एक कट्टर होता है जिसके आगे चाबुक लगी हुई होती है ना। पहले घोड़े गाड़ी जो हुआ करती, तांगे जो हुआ करते थे उसमें ये वो है, फुल व्हिप उसको कहते हैं। तो ये डिमांड जब आपके हाथ से निकल जाती है ना तो फिर आपका सब कुछ गलत हो जाता है। अब क्या किया जाए, मतलब कैसे आप इसको मैनेज करें? तो सप्लाई चेन की दो किस्में होती हैं, एक होती है पुश सप्लाई चेन, एक होती है पुल सप्लाई चेन। सप्लाई चेन के अंदर जो डिमांड फोरकास्टिंग के ऊपर बेस करेगी ना सप्लाई चेन, वो कहलाती है पुश सप्लाई चेन। आपके कस्टमर ने, जिस तरह मैंने बताया, रिटेलर को, रिटेलर ने उसको उसको कहा और आपने एंड में कर दिया, ये सारा पुश है। ठीक है। अच्छा, रिटेलर ने डिमांड पुश की होलसेलर को, होलसेलर ने डिमांड की डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर ने पुश की मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने सप्लायर को, सप्लायर ने रॉ मटेरियल सप्लायर को, और सब जो है ओवर करते चलेगा, और एंड के अंदर मरता कौन है बेचारा? रॉ मटेरियल का सप्लायर, कि वो कहीं से अरेंज करके बैठ जाता है, उसके बाद जब चीजें नहीं बिक रही होती तो वो बेचारा बर्बाद हो जाता है और कभी कभी बैंकरप्ट भी हो जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है ना, सोल्यूशन पे मैं अब आ रहा हूँ। सोल्यूशन इसके जो लोगों ने वक्त के साथ निकाले हैं ना, वो निकाले हैं उन्होंने कि पिछला देखो और आगे बढ़ो। मतलब आप किसी ऑफिस को ज्वाइन करते हैं ना, तो आप तो बिल्कुल नए, आपको नहीं पता क्या हुआ, तो आपका जो अच्छा अगर बॉस होगा ना आपको कहेगा कि भाई ये पुरानी फाइलें देख ले, पुरानी ईमेलें देख ले, ताकि तुझे आइडिया हो जाए क्या होता है। तो डिमांड के अंदर भी यही होता है कि अगर आपके पास कोई डिमांड आ रही है, आपके पास एक चीज तो बड़ी अवेलेबल है ना। जब हमने जितने सिस्टम हमने डिस्कस किए हैं, सिस्टम हमारे पास कितने सारे हैं ना। देखिए, हमने एमआरपी का सिस्टम डिस्कस किया, हमने एमआरपी 2 डिस्कस किया, हमने ईआरपी किया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का डिस्कस किया। ये चीजें जो होती है ना, ये डाटा रिकॉर्ड हो जाता है आपका। आपको पता होगा कि जी मैं दिसंबर 2020 में, मुझे पता है कि जी दिसंबर 19 में जो चीज भी मैं बना रहा हूँ, बेच रहा हूँ, वो कितनी बिकी। ठीक है ना। अब इसमें आपने सीजनैलिटी के फैक्टर को कवर कर लिया, दिसंबर का महीना वर्सेस दिसंबर का महीना। अब वो चाहे गर्म कपड़े हों चाहे जूते हों, लेकिन अब यहाँ पे आपको एक करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा। क्या होगा करेक्शन फैक्टर? शाकिल बताओ, क्या क्या करेक्शन फैक्टर लगाएंगे वो? शाकिल साहब, जी सर। मैंने आपसे सवाल किया है कि हम दिसंबर 20 में बैठे हुए हैं, आपकी कंपनी ठीक है। गारमेंट्स बनाती है गर्म कपड़ों पे, राइट? गर्म यानी वूलन आप बनाते हैं, आप स्वेटर, ये वो इस तरह की चीजें ना। तो आपके पास दिसंबर 19 की सेल मौजूद है। आप, मैं सोच नहीं जा रहा कि लेडीज का कितना, जेंट्स का, आप यूनिट की बात कीजिए। आपको ये पता है दिसंबर 19 के अंदर हम्म, मेरी कंपनी ने, मैंने बेचे थे 20,000 यूनिट।
अब ये बताइए कि जब आप दिसंबर 20 के अंदर प्लानिंग करेंगे और आपको पता है डिमांड का जो मैं बता चुका हूँ कि अगर आप कस्टमर से इस पे डिपेंड करेंगे तो वो बड़ी फ्लक्चुएशन है। तो इसको काउंटर करने के लिए आप क्या करेंगे मुझे बताइए? लास्ट ईयर की सेल आपके सामने है, इस दफा आप क्या करेंगे? किस तरह फोरकास्ट करेंगे? सर इस दफा जो फोरकास्टिंग होगी, अगर कोविड जैसे चल हम्म, शाबाश। नहीं, बिल्कुल अगर आपकी बात बहुत कोविड अच्छी को भी बात कही एग्जांपल में आपने। अगर लेते कोविड हुए की वजह से के आप नेगेटिव फैक्टर लगाओगे उसके अंदर, यही करोगे ना आप तो ग्रोथ का फैक्टर रेशो नहीं हमारा लगाओगे। कम हो जाएगा जो परसेंटेज हमारी पहले थी। आप यानी अगर आपकी 20,000 यूनिट की सेल थी तो आप फैसला करोगे कि मार्केट जो है डाउन जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो मैं समझता हूं कि 25%, ये आपका एक गैस होगा, आपके पास कोई डाटा नहीं है, आपको डिमांड अभी आई नहीं है, मतलब चले वो तो डिमांड आ रही है ना कह रहे हैं, लेकिन आपको डिमांड भी ऐसी कम आएगी, डिप्रेस मार्केट में डिमांड भी। जी मुर्तजा साहब। सर ये जो अभी बात हो रही है, जो फोरकास्ट हम आप कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि दिसंबर 19 की सेल मौजूद है, तो ये तो एक साल की डिमांड पे या एक साल की सेल पे तो फोरकास्टिंग डिपेंड नहीं कर रही होती ना, ये तो पिछले 5 साल की सेल देखें हम, उसके एवरेज आउट करके इस तरह से नहीं होता कुछ मैंने फोरकास्टिंग का। बिल्कुल देखे, मैंने बिल्कुल एक साल की बात की है, लेकिन जनरली जो है पिछले 3 साल की सेलों को देखा जाता है, उसमें आप अनसर्टेन फैक्टर को कवर कर लेते हैं। 3 साल की जब सेल को देखते हैं ना, आपको पता चल जाता है। मिसाल के तौर पे 2010 में पाकिस्तान में फ्लड आया, आया था ना, उस महीने में अगस्त सितंबर जी के अंदर बिल्कुल। हर चीज की डिमांड बैठ गई थी। तो अब आप जब अगर उसको हर साल के उसके अंदर जब आप नेक्स्ट ईयर अगस्त को प्लान करेंगे, तो आप उस फैक्टर को डिस्काउंट करेंगे ना, हर साल तो फ्लड नहीं आएगा ना। मैं तो सिर्फ मिसाल के लिए समझा रहा था कि दिसंबर 19 के अंदर आप की थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके सामने 5 साल 7 साल के नंबर होते हैं, उसमें आप देखते हैं दो चीजों को देखा जाता है ना, कि इस पीरियड में पिछले 5 साल के पीरियड में आपकी जीडीपी ग्रोथ क्या आई है। अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ स्टेडी आ रही है, 3%, 4%, 3.5% पे आ रही है, तो आप उस डिमांड को लेके आगे चल सकते हैं। डिमांड आपकी पिछली सेल के मुकाबले में इतनी कोई एक्सेजरेटेड नंबर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ चाइना के तरीके से हर साल डबल डिजिट के अंदर आ रही है, देन यू हैव टू एडजस्ट योर डिमांड। यू आर वेरी राइट। मैंने ये शाकिल को मिसाल के तौर पे ये बात कही थी कि भाई पिछले साल की देख के क्या बताओ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो अच्छा सप्लाई चेन मैनेजर होता है वो पिछले 7 साल की, 10 साल की, 10 साल तो ज्यादा हो जाता है, लेकिन कम से कम 3 से 5 साल की आप देखते हैं, और उसमें आप देखते हैं कि कोई ऐसा इवेंट तो नहीं हुआ था कि जिसने डिमांड को बढ़ा दिया था या बहुत कम कर दिया था। वो उस ईयर को आप निकाल देते हैं, उसको काउंट नहीं करते, फिर आप जाते हैं उसके ऊपर। अभी जो इन्होंने बात कही, बिल्कुल सही बात की कि इस वक्त जो है आप देखेंगे कि लास्ट ईयर मैंने दिसंबर में 20,000 यूनिट बेचे थे। अब मैं ये देखूंगा कि जी इकोनॉमी नेगेटिव हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों की नौकरियां नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि जी ये होगी, तो उसके ऊपर वो एक फैसला करेंगे कि हमने जो है 12,000 यूनिट बेचते हैं या 13,000 यूनिट, वो एक डिमांड की प्लानिंग होगी। लेकिन साथ में सेफ्टी स्टॉक मिला के आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये तो मैं नॉर्मल हालात की बात कर रहा हूँ ना, ये तो कोविड तो एबनॉर्मल हालात है ना। अगर कोविड ना होता तो ये क्या प्लान करते? पिछले साल की सेल को देखते, जीडीपी ग्रोथ को उसके अंदर डालते कि जी जीडीपी ग्रोथ इतनी है, लोगों की नौकरियां मिल रही हैं, अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा जा रहा है, तो हम तवक्का करते हैं कि 5%। या अगर फर्ज करें कि ईद जो है सर्दियों के महीने में आ गई, तो आप उसका फैक्टर भी डालते हैं। ये सारे फैक्टर जो प्लानिंग कर रहा होता है ना, वो डालते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं कि आप जो है अपने सप्लायर्स को ऑर्डर करते हैं स्टॉक करने के लिए नहीं, सेल करने के लिए। मेक टू ऑर्डर रादर देन मेक टू स्टॉक, कि आप बनवा के स्टॉक में कर लेते हैं और बेचते हैं। मैंने अभी 2-3 प्रेजेंटेशन पहले गुल गुल अहमद की मिसाल दी थी कि उस बंदे ने मुझे कहा कि जी प्रोडक्शन रुकी हुई है, तो अब जनवरी के बाद जो है वो दोबारा से टी शर्टें आएंगी। अभी टी शर्ट जो है इन पे 50% डिस्काउंट चल रहा है, आप खरीद लें। मतलब ये उसने मुझे बताया कि प्रोडक्शन हमारी रुकी हुई है। तो ये जो सप्लाई चेन होती है ना, ये पुल सप्लाई चेन कहलाती है, कि जिसके अंदर आप एक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बेस कर रहे हैं, जिसके अंदर आप ऑर्डर करते हैं टू सेल, नॉट टू स्टॉक। ठीक है, इसके अंदर फिक्स प्रोडक्शन शेड्यूल नहीं होता कि मतलब
मिनिमम लेवल पे तो आप रखते हैं कि मिनिमम तो 200 ही बनाने हैं, 400 बनाने हैं, 600 बनाने हैं। ये नहीं होता कि जी हर महीने आपने जो 20-2000। अब आप अपनी इंडस्ट्री की आपकी बात करूं मैं, ऑटोमोबाइल की, अगर इकोनॉमी नीचे जा रही है, ऑब्वियसली आप अपने स्टॉक में नहीं रखेंगे, आप अपनी प्रोडक्शन को स्लो डाउन कर देंगे। कि अगर खरीदार मार्केट के अंदर नहीं है, तो आप बना-बना के किसके लिए ढेर करेंगे? आप तो अपना कैपिटल ब्लॉक किए चले जा रहे हैं ना, तो उसको आप एडजस्ट करते हैं। तो इसमें प्रोडक्शन शेड्यूल अब जैसे अभी हुआ था ना हमारे सामने कि टोयोटा ने प्रोडक्शन रोक दी थी, 2 शिफ्ट से 1 शिफ्ट में चले गए थे, होंडा ने, ये सारी चीज़ें हम देख के आए हैं ना पिछले 6 महीनों के अंदर। सारी रिकॉर्ड के ऊपर ये चीज़ें मौजूद हैं। तो आप जो है प्रोडक्ट जो बनाते हैं ना, फिक्स प्रोडक्शन शेड्यूल नहीं रखेंगे आप, एडजस्टेबल होगा। सप्लायर्स के आप मिनिमम नंबर डिसाइड कर लेंगे, उनको कहेंगे भाई देखो ये तो मिनिमम हमने तुमसे लेना है। इससे ज़्यादा हुआ तो हम आपको 15 दिन का टाइम देंगे, 20 दिन का टाइम देंगे। अगर डिमांड के अंदर कोई चेंज आती है, तो वी विल गिव यू सम टाइम टू एडजस्ट आप अपने। तो वो उससे आप फिर एक जो पूरी बर्बादी होती है, उससे आप बच जाते हैं। ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये कि इन बातों से आप ये ना समझिए कि फोरकास्टिंग जो बिल्कुल गायब हो जाती है, नहीं। उसको भी आप एक अपने सामने रखते हैं। फोरकास्टिंग को भी देखते हैं कि फोरकास्ट क्या है, ये मेरी क्या आ रही है, देन यू मेक योर जजमेंट, बेस्ट जजमेंट आप अपनी इस्तेमाल करते हैं कि हमने इस तरीके से आगे बढ़ना है, ये हमने करना है। तो ये सूरत हाल थी भाई, ये मैं आज यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। मैं अब आपसे 2 सवाल हैं मेरे बड़े इंपॉर्टेंट, कि या तो मुझे आप कंसेंसस करके बता दीजिए, बिकॉज़ आई हैव टू मीट आपके जो कोऑर्डिनेटर नबील साहब और अनीस जो वहाँ पे है, उनसे मुझे मंडे को मिलना है ये डिसाइड करने के लिए कि आपका मिड टर्म किस तरह होगा। मुझे कुछ लोगों की राय ये आ रही है कि जी आप एक असाइनमेंट दे दें और उसकी एक टाइमलाइन दे दें 2 हफ्ते की हमें, उसके अंदर हम कंप्लीट करके दें। आप उसके ऊपर हमें रेट कर दें। एक तरीका ये आप जो बता रहे हैं। दूसरा तरीका जो मेरे ज़हन में था कि मैं आपको एक एमसीक्यू टाइप का एक पेपर बना के दे दूँ, एक सर्टेन टाइम हो, हम डिसाइड कर लें किस दिन करना है। उसके अंदर 30 सवाल होंगे, हर सवाल का 1 नंबर होगा और आप जो करेंगे, या कोई बड़ा सवाल होगा, उसका 2 नंबर होंगे, किसी सवाल के 0.5 नंबर होंगे, इस तरीके से करके 30 नंबर का उसमें से रेटिंग हो जाए। नाउ यू पीपल प्लीज़ डिसाइड, अभी आप लोग मौजूद हैं, आप मुझे बताइए कि कौन-सा आप वे फॉरवर्ड लेना चाहते हैं, ताकि मैं जो आपके कोऑर्डिनेटर और एकेडमिक सर अफसर हैं, बारी-बारी अपनी राय दे दें सब। सर जो आप जो एमसीक्यूज का कह रहे हैं, वो मतलब किस तरीके से होगा? भाई ये जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन है, जिनकी वीडियो बन गई, इन्हीं में से होगा, कोई बाहर से तो मैं चीज़ लेके आऊँगा नहीं। जो मैंने नहीं आपको नहीं बताया है, जो एमसी आपके साथ डिस्कस किया, इसी में से 30 सवाल बनाऊँगा मैं। सर आप कह रहे थे ना, एक क्वेश्चन दे दूंगा, दो दो एक दो दो सर लाइन ये। यही तो मैं कह रहा हूँ, एमसीक्यू तो यही होगा ना। एक मेरा सवाल बड़ा, मैं एक सवाल आपको आउट कर रहा हूँ, चलो नहीं डालूंगा मैं आपसे पूछूंगा जी व्हाट इज द 3C इन सप्लाई चेन। आप मुझे फौरन बता देंगे जी मैं हूँ, मैं कंपनी हूँ, मैं सी, दूसरा सी मेरा कंपटीटर है, तीसरा सी जिससे के लिए दोनों compete कर रहे होते हैं वो कस्टमर है। ये सवाल है, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, बताइए। नहीं सर। सर वैसे ये जो अभी आपने दूसरा पैटर्न बताया ना, जी जी तो लास्ट सेमेस्टर में यही यही पैटर्न फॉलो हुआ था कि असाइनमेंट दे दिया, उसमें टाइम लाइन दे दी। जब जैसे ही हमने लेकिन असाइनमेंट मुझे लोड जी किया ना, मुझे फिर मुर्तजा, उसी असाइनमेंट बेस मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ। मुझे बताइए कि हर एक का इंडिविजुअल असाइनमेंट था या एक असाइनमेंट फॉर ऑल द 11 पीपल था? ये मुझे जरा क्लियर करें आप। में सर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने असाइनमेंट एक ही था फॉर ऑल द 11 पीपल। 2 ओके क्वेश्चन भेज दिए कि उसका ब्रीफली, वो थोड़े लंबे असाइनमेंट थे, इतने छोटे शॉर्ट नहीं थे। तो वो जो लंबा चौड़ा असाइनमेंट हमने जब एलएमएस पे लोड कर दिया, फिर उन्होंने एक टाइमलाइन हमें दी, एक डेट अनाउंस कर दी वाइवा की। जो फॉर ओके एग्जांपल आप हमसे सप्लाई चेन की जो एक मिसाल देने, रैंडमली हम्म, वाइवा पूछा, सिर्फ ये जज करने के लिए क्या आया ये असाइनमेंट इसने कहीं कॉपी पेस्ट किया है या इसने खुद बनाया है। ओके फिर उन्होंने दोनों चीजों को रेट किया इस हिसाब से। 20 मार्क्स जो हैं वो असाइनमेंट के थे और 10 मार्क्स वाइवा के थे। ठीक है, तो ये मिड टर्म हो गया। ठीक है, मैं अच्छा ये ठीक है, मिड टर्म हो गया था, या बल्कि ये इवन हमारा मुर्तजा की राय आ गई है। आप चले, मुर्तजा जी कह रहे हैं असाइनमेंट बेस, ओके। आप शागिल साहब आप बताइए, आप क्या चाह रहे हैं? ओके सर। शागिल, सर ये मुर्तजा सही कह रहे हैं एग्जैक्टली। जी ओके सर, ओके, आवाज आपकी राय भी आ गई है। हेलो। अच्छा जी, परशोत्तम आप क्या कह रहे हैं? जी
परशोत्तम मैं तो साहब। ये कहूंगा कि जो आप एमसीक्यू कह रहे हैं वो अच्छा, परशोत्तम सर आवाज आ रही एमसीक्यू। है? जी आ रही है आवाज। परशोत्तम कह रहे हैं कि जो सवाल वाला एमसीक्यू 30 बेटर रहेंगे सर। वो बेहतर रहेगा। अच्छा, एहसन साहब आप बोलिए। क्वेश्चन वाला सही है 30 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन वाले हो गए। तीसरा अब आप आ जाइए जनाब हसनैन साहब, आप बताइए। सर दोनों सही हैं सर। अच्छा, ये हर एक के साथ में हर एक को खुश रखता है ये। अस्करी साहब। अस्करी साहब। अस्करी की लाइट चली गई होगी। असाइनमेंट वाला ये सही है सर। हाँ, कौन सा असाइनमेंट वाला या? असाइनमेंट ओके 3। अच्छा, और कौन कौन है? एमसीक्यूज वाला नहीं है, असाइनमेंट वाला। अच्छा अच्छा, मुर्तजा हो गए। बाबर साहब। बाबर जी सर। जी, बताइए आप क्या, आपकी क्या राय है? बाबर आपकी क्या राय है? 30 क्वेश्चन वाली राय। करीम आपकी क्या राय है? सर 30 क्वेश्चन आंसर। करीम नहीं, वो आपकी बात आ गई, मैं करीम से पूछ रहा हूँ। करीम आप बताइए। सर मैं क्वेश्चन आंसर। अच्छा, क्वेश्चन आंसर पे हो गए, करीम हो गए। अच्छा, और कौन है मैं देख लेता हूँ अभी। फिरोज आपकी क्या राय है? फिरोज, फिरोज की आवाज मुझे नहीं आ रही। भाई अभी तक तो मेजोरिटी जो 30 सवालों के हक में है, 30 सवालों के हक में है अभी तक तो जो है। अच्छा चले, मैं इस बात को यहाँ पे रोक रहा हूँ। आप मंडे तक आपके पास इसमें सर जल्दी फारिग हो जाएंगे ना? जी करीम बोले। हाँ सर, मैं ये कह रहा था इसमें जल्दी फारिग हो जाएंगे ना। असाइनमेंट एक साथ 4-4 5-5 सब्जेक्ट के मिलते हैं तो हाँ। बहुत भारी हो जाता है। आप 3 घंटे 4 घंटे के अंदर जो भी है आपका पेपर दे के फारिग हो जाएंगे। असाइनमेंट मेरा के पेपर ऐसा होगा आप 1 चक्कर घंटे में में बहुत फारिग। टाइम कर। और मेरे भाई मेरा पेपर ऐसा होगा कि आप 1 घंटे में फारिग हो जाएंगे। सर वो तो आता हो तो ना, नहीं आता हो तो इंटरनेट से देखेंगे तो 2 घंटे तो जाया करेंगे ना। नहीं, क्यों देखोगे इंटरनेट से यार? ये प्रेजेंटेशन जो, इससे बाहर कोई चीज नहीं होगी जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी है। ये मेरा आपसे तो आपकी जेंटलमैन प्रॉमिस। प्रेजेंटेशन से देखेंगे। तो अगर एक दफा पहले देख लोगे, 1 घंटा पढ़ सारे सिर्फ तुम्हें, यू हैव टू गो थ्रू, हो जाएगा। अच्छा इंशाल्लाह मुझे सर, मैं इसी फेवर में हूँ। कि मैं इसी फेवर में हूँ सर। ये तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन ये कि क्वेश्चन आंसर्स के अंदर जो है वो जल्दी फारिग हो जाएंगे, ओके, उसके लिए 2-2 मैं हफ्ते आपकी बात मेहनत समझ नहीं गया। करनी मैं पड़ेगी। आपकी बात समझ गया। आप में से 8 में से 5 आदमी जो हैं, ये 6 आदमी जो हैं क्वेश्चन आंसर के फेवर में हैं। हसनैन का तो वोट मैं काउंट ही नहीं कर रहा। वो दोनों तरफ से खुश है। तो 2 सिर्फ असाइनमेंट की बात करें, 5 आदमी वो बात करें। स्टिल जो लोग मौजूद नहीं है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। मुझे आप कल तक, संडे तक बता दें, क्योंकि मंडे को मेरी उनसे मीटिंग होगी। ताकि मेरा ख्याल यही है, मैं आपके लिए भी ये बेहतर होगा। मैं आपको बता दूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कोई मुश्किल पे, देखिए मेरा एक उसूल है जिंदगी में जो मेरा काम है आपको नॉलेज ट्रांसफर करना। आपको कटहरे में खड़ा होकर जज नहीं करना मैंने। नो, सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ, अगर आप 1 घंटा लगा के ना, जितनी भी मैंने प्रेजेंटेशन भेजी है ना, इफ यू जस्ट लुक एट ईच स्लाइड ना, यू विल नॉट गो रॉन्ग। आपके 20 22 24 नंबर तो वैसे ही आ जाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से ये बात बता। अच्छा मुझे एक सवाल बताओ, ये मेरा सवाल एहसन से है। पिछली दफा की मैं अटेंडेंस लिस्ट देख रहा था, उसके अंदर एक नाम आ रहा है वॉटसन का। ये मुझे समझ में नहीं आया कौन सा था जिन्होंने ज्वाइन किया है। सिर्फ एक ही क्लास में मुझे नजर आए हैं। सर बिलाल है, बिलाल। ये बिलाल है। बिलाल का नाम बिलाल के नाम से नहीं आता। तो आपने अटेंडेंस में तो मुझे वॉटसन लिख के भेजा, मैंने तो उसकी आगे अटेंडेंस भेजी नहीं है। मैंने कहा ये पता नहीं नहीं कैसे सर, गलत वो है। थोड़े से में क्या आता है, वो शायद 2 मोबाइल से कनेक्ट। भाई ये तो कम से कम नहीं नहीं क्लियर तो सर, मुझे वो कर देते उनका ना, शायद वो तो नेट या बेचारा। मोबाइल का मसला था, तो वो दूसरे मोबाइल से आए थे। भाई मेरे तो आप कम से कम मुझे क्लियर तो कर देते ना, सर मैं ये तो मुझे अभी आपने जब बोला तो मेरे दिमाग में, सर आप, अब मैं तो उसका उनको लिख चुका हूँ कि ये एक मेरे नया बंदा दिमाग में मेरी नहीं था, क्लास में आपने आ। अभी बोला तो मेरे दिमाग में फौरन आया। ठीक है ना, मैं तो अब ये तो उसके साथ ज्यादती हो गई ना। मैंने तो उसको, बिलाल को मार्क नहीं नहीं किया तो वो सेकंड। पहले एक सेशन में,
पहले सेशन में, सेकंड सेशन सर के वो अंदर एक वॉटसन का सेशन नाम में आ मैंने रहा है। आपको 4 दी थी, तो आज याद भेजिए ना, मैं पिछले वाले की अब बात वो कर रहा हूँ। दूसरे मोबाइल से आ गए होंगे। चलो ठीक है, मैं इसको सही कर दूंगा। ओके जी, थैंक यू अब वेरी सर अब मच। उनकी अच्छा मुझे बता दीजिए, अगली क्लास के अंदर मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा या एक और टॉपिक मैंने बनाया हुआ है, वो मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ जो मॉडर्न ट्रेंड्स इन लॉजिस्टिक है ना, ये देखिए मैंने पिछली दफा भी आपसे एक बात कही थी और अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सप्लाई चेन में कितनी चेंजेस आ जाएं, कितनी एडवांसमेंट हो जाए, लेकिन जो मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट है ना, इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन द सेम। यानी जहाँ शिप यूज हो रहे हैं शिप यूज होंगे, जहाँ एरोप्लेन यूज हो रहे हैं वहाँ एरोप्लेन यूज होंगे एयरलिफ्ट करने के लिए अगर आपको इमरजेंसी, और जहाँ ट्रक यूज हो रहे हैं वो ट्रक होंगे, जहाँ रेल यूज हो रही है वो रेल होगी। तो ये चीज मैं चाह रहा हूँ कि इसको जरा आपके साथ डिटेल के अंदर 1-2 लेक्चर में डिस्कस किया जाए। ट्रांसपोर्टेशन इटसेल्फ इज ए बिग, और उसमें जितना पैसा है और जितना पैसा आप बचा सकते हैं ना, वो दैट इज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल अमाउंट जो है इसके अंदर है। मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा आता है ना, दैट इज इन एक्सेस ऑफ $1 ट्रिलियन। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के जो, अगर आप बजट देखें ना, जो उनके जो रेवेन्यू, सॉरी बजट बजट मैंने गलत कहा, रेवेन्यू जनरेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाने में, और उनकी जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है वो इतनी मजबूत है कि वो अपने जो मेंबर होते हैं, उनके ट्रक ड्राइवर के मेंबर होते हैं, उनके बच्चों के लिए उनकी एक स्कॉलरशिप है कि अगर उनका बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ड्राइवर का, तो वो यूनियन जिम्मेदारी लेती है उस बच्चे की पढ़ाई की, स्कूल के बाद से लेके यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से आगे जितना भी वो पढ़ना चाहे वो स्कॉलरशिप देते हैं। तो ये एक बड़ी एक चीज है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो हो सकता है नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मैं इस सब्जेक्ट को खत्म करके आगे 2 लेक्चर में इसके ऊपर बनाऊंगा, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। और आप लोग प्लीज सर ये मिड टर्म से पहले कितने लेक्चर और होंगे? जी देखिए 8 तो ये हो गए मिड ना, टर्म से पहले और कितने लेक्चर होंगे अभी? ये सुन लीजिए ना, 2 तो आप लोगों ने करनी है ना प्रेजेंटेशन, जो अपने 20-30 नंबर पूरे करने के लिए 2 लेक्चर उसके होंगे, ठीक है। जी जी 2 आपके हो जाएंगे, एक ठीक मिड है। टर्म का, एक फाइनल का, 4 हो गए। मुझे 4 लेक्चर और करने हैं आपके साथ, जी जी ठीक है। अच्छा सर ये प्रेजेंटेशन मिड टर्म के बाद ही रखेंगे ना? ये तो आप लोग तो डिले पे डिले करते चले जा रहे हो, मेरा कोई मैंने देखो नंबर तुम्हारे जाएंगे, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद सोच लो। मैथ मिड टर्म के बाद मुझे, आई एम वेरी फ्लेक्सिबल इन चीजों के अंदर, मुझे कोई इशू नहीं है। नहीं नंबर से क्या मतलब, वो तो नंबर तो वही रहेंगे ना, हमने 30 जितना नंबर देर फिक्स से कर दोगे दिए, उतने 30 नंबर मुश्किल तो होगी वही ना होंगे। आपके। देखो फर्ज करो मैं तो वही इस तरह का हूँ कि अगर किसी की प्रेजेंटेशन हुई और मैं समझता हूँ कि वो अच्छी नहीं हुई, तो मैं तो उसको एक मौका और देता हूँ कि भाई तुम्हारे ये नंबर बहुत कम आ रहे हैं, बेहतर ये कि जाओ वापस अच्छा जाओ, रिवर्क करो, दोबारा आओ। जबरदस्त, थैंक यू सर। मेरा मेरा मकसद किसी को, भाई मैंने अभी भी कह रहा हूँ, मैं यहाँ फेल करने के लिए नहीं बैठा हुआ, मैं नॉलेज ट्रांसफर के लिए बैठा हूँ। एज लॉन्ग एज आई एम सेटिस्फाइड कि नॉलेज ट्रांसफर हो गई है। आपकी प्रेजेंटेशन हर एक की नहीं होती है, हर एक को पावर पॉइंट पे काम करना नहीं आता है, हर एक को बनाना नहीं आता है। जो जैसे एसन टीचिंग में इसको एडवांटेज है बाकी दूसरों के ऊपर, तो दिस इज नॉट, मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग डिसएडवांटेज हो जाएं। अगर किसी की कमी हुई तो मैं उसको कहूंगा भाईजान मेरे हिसाब से आपने मुझे मुतमईन नहीं किया, तो आप बजाय इसके कि आप 25 में से 20 में से आप 10 नंबर लें, मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ कि आप इसको रिवर्क करें, बेहतर करें। ये खामियां आपकी, आप इसको बेहतर करके आए ताकि अपने नंबर आप बेहतर कर सकें। मैं तो इस तरह काम करता हूँ। मैं अंडर जबरदस्त, ग्रेजुएट्स को पढ़ा रहा हूँ, मैं उनके साथ यही करता हूँ बेहतरीन। कि जी आपकी प्रेजेंटेशन से मैं मुतमईन नहीं हूँ, आपको दूसरा मौका दे रहा हूँ, आप जाइए दोबारा बना के लाइए। तो आप प्रेजेंटेशन से ना घबराएं, मैं आप कर लें जितनी अच्छी बनाओगे। मैं ये नहीं कहूंगा जी आपकी खराब बनी, मैंने आपको 5 नंबर दे दिए, 7 नंबर दे, नो आई विल नॉट डू दैट। ये मेरा स्टाइल नहीं। ओके मेरा अंदाजा ये है कि मुझे जो अल्लाह ने एक मौका दिया है आपकी मालूमात में कुछ इजाफे करने के लिए, ये मेरे खुदा की तरफ से मुझे ये मिली है, ये नेमत है मेरे ऊपर खुदा की। तो मैं इसका शुक्र अदा करता हूँ उस बात के लिए। और ये भी मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आया हूँ। हमदर्द के अंदर जितने पैसे हमदर्द मुझे दे रही है ना, उससे ज्यादा अल्लाह के करम से मुझे पेंशन मिलती है। जिस कंपनी में काम करता था उसकी पेंशन इससे बहुत ज्यादा है। तो ये तो मैं एक अपने आप को मसरूफ रखने के लिए आपके साथ रह के, मुझे खुद पढ़ने का मौका मिल रहा है। जो चीजें मैं भूल गया था, जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे याद आती हैं। और नॉलेज शेयरिंग जो है ना, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं। ओके, तो हमने ये डिसाइड किया है, अभी भी मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, इतवार तक आपके पास टाइम है, आप लोगों का एक ग्रुप मौजूद है, मुझे निकाल के आप लोग आपस में डिस्कस करके फैसला कर लें।
मेरी राय आपको ये होगी, मैं अपनी राय आपको दे रहा हूँ कि आप लेट्स गो फॉर 30 क्वेश्चन, इट विल नॉट बी बैड फॉर यू। सर वैसे आपकी ठीक है। राय अगर हम मान लेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह उसमें फायदा होगा, जब आप खुद रिकमेंड कर रहे हैं। देखो भाई बात सर सुनो, देखें, आई एम देखो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द जॉब ऑलरेडी ना। देखें, आप सब जॉब करने वाले लोग हैं, मुझे भी अंदाजा है जॉब के साथ पढ़ना कोई आसान काम नहीं होता। मैं इस जज्बे को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, इस बात को कि नहीं सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। असल में हमारे पास हम जो पढ़ रहे हैं ना, हमारे दो पर्पस हैं। नॉलेज एनहेंसमेंट अपनी जगह बिल्कुल बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा जो हमें अपनी एजुकेशन जो अपनी बढ़ानी है ना, वो भी अच्छे ग्रेड के साथ बढ़ानी है, ये भी हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए हम वही काम करेंगे, डेफिनेट है अपनी नॉलेज वहीं शेयर करेंगे जहाँ से हमें रिवॉर्ड ज्यादा मिल सके। देखो भाई, तो इस आप वक्त जब कह रहे रिकॉर्डिंग हैं हो कि रही है, इस क्वेश्चन तरह वाला की बातें बेहतर ना रहेगा करो। तो इस वक्त रिकॉर्डिंग पे इस तरह की बातें ना करो, ये मेरे लिए बुरा होगा। कोई भी देख सकता है इस रिकॉर्डिंग को। ओके ठीक है ठीक है सर, भाई, ठीक है। तो आपने डिसाइड किया कि मिड टर्म जो होगा हमारा 30 सवालों का होगा। कुछ सवालों को मैं 2 नंबर दूंगा, किसी को 0.5 दूंगा, जो जिसको मैं समझूंगा जिसकी अहमियत ज्यादा है। ठीक है, ये आगे पीछे होगा, मतलब किसी के 0.5 होंगे, किसी के ओवरऑल 30 सवाल होंगे बस, इससे ज्यादा नहीं होगा। चलें ठीक है, ठीक है, डन हो गया। ओके, ये डन हो सही गया, है सबने सर, एग्री डन। कर लिया। जो नहीं मौजूद है, बाबर अपना बिलाल को डन। बता दीजिए जी। कोई कुछ कह रहा है? नो सर। अच्छा जी, खुदा हाफिज, मैं बंद कर रहा हूँ। तो अगली क्लास जो है मैं आपसे या तो इसी की जो सेकंड पार्ट है वो कंटिन्यू करूंगा, या अगर मेरी ट्रांसपोर्टेशन वाली बन गई तो उससे शुरू करूंगा। ओके, ऑलराइट सर, सही है। थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू। वहाँ पे सर